नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि जेक बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र जो होता है सो एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सेट 1 लेकर आए हैं। तो देखिए, सेट 1 में कुछ सामान्य निर्देश जो है सो सबसे पहले देख लेते हैं। समय जो है सो 1 घंटा का समय दिया जाएगा और पूर्णांक जो है सो 40 अंक का होगा। तो सामान्य निर्देश में यहाँ पे देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी सो 40 होगी। आगे सभी प्रश्नों के उत्तर जो है सो अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर 40 प्रश्न होंगे तो 40 अंक भी होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है सो निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी प्रत्येक प्रश्न के जो है सो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उनमें से एक विकल्प जो होगा सो सही होगा, उसका चयन करना है। आगे फिर देखिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएँगे। यानी अगर आप लोग गलत टिक करते हैं, ओएमआर शीट में गलत अगर जवाब देते हैं तो उसके लिए नंबर जो है सो नहीं काटा जाएगा। फिर आगे देखिए, खंड क में अपठित बोध, जिसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो नीचे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है उसे पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक को उत्तर देना है। तो देखिए, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरूप जैसे महाकाव्यों एवं मनीषी चिंतकों, आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्वगुणी भावधारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर वय नहीं होती, अपितु ये सत्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीति या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब शाश्वतता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। आगे देखिए, अब जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? तो संस्कृति की शाश्वत धारा में कौन सहायक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, महाकवि एवं मनीषी चिंतक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की जो स्थापना करते हैं तो सत्वधर्मी करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सत्वधर्मी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो शाश्वतता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शाश्वतता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, वय का विलोम शब्द कौन सा है? वय का विलोम शब्द जो होता है सो आय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4, आय। आगे देखिए, फिर निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, अब इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो 5 से 8 तक प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्नों को उत्तर देना है। छिप छिप अशुभ बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ सपने अगर पूरा नहीं होता तो जीवन नष्ट नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र वा गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। आगे देखिए, फिर प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, पंक्ति का तात्पर्य क्या है? हमने अभी बताया कि कुछ सपने पूरा ना हो तो जीवन नष्ट नहीं होता है, कुछ आशाएं अगर पूरी ना हो तो जीवन नष्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता। आगे देखिए, आंसू की उपमा कवि ने किससे दी है? तो आंसू की उपमा जो है सो कवि ने किससे दी है? तो यहाँ पे देखिए, आंसू की उपमा जो है सो कवि ने मोती से दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए मोती किस में है? आगे देखिए 1 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मोती से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी? क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सो प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा देने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वयं से लड़ने की।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, छिप छिप अशुभ बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ छिप छिप 2 बार जो है सो रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ जहाँ देखिए रिपीट हो गया, जहाँ छिप छिप अशुभ बहाने वालों 2 बार रिपीट हुआ है छिप छिप, तो इसमें क्या हो रहा है? मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पुनरुक्ति प्रकाश। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए फिर खंड क में रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति के और माध्यम। तो खंड क में पढ़ते हैं अब हम लोग, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य जो है सो क्या है? तो सूचना देना है। जनसंचार से क्या होता है? सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधी जानकारी देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। आगे फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव जो है सो सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा जो है सो सक्रिय रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जिज्ञासा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में, विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? विचारों के आदान प्रदान की प्राचीन शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पत्राचार। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत में जो समाचार पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट के नाम से, तो यह जो है सो किस वर्ष जो है सो इसका जो है सो किस वर्ष जो है सो प्रकाशन हुआ था? तो यहाँ देखिए 12 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में जो है सो समाचार पत्र बंगाल गजट जो है सो प्रकाशन हुआ था। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 में है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? तो समाचार पत्र को शामिल किया गया है, पत्रिकाएं को शामिल किया गया है, पंफलेट्स को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ये सभी। आगे देखिए संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय जो है सो किसके द्वारा लिखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संपादक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संपादक के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। फीचर में जो है सो तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए, 1 में नीरस, 2 में व्यापक, 3 में मनोरंजक, 4 में संकुचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मनोरंजक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में, औपचारिक पत्र में किन पात्रों को शामिल किया जाता है? औपचारिक पत्रों में किन पात्रों को शामिल किया जाता है? तो देखिए संपादकीय के नाम पत्र यानी जो पत्र लिखते हैं उसका नाम, शिकायती पत्र किस लिए शिकायत करते हैं, व्यावसायिक पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अनुस्मारक। रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नोटिस को हिंदी में जो है सो सूचना कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 सूचना। आगे फिर दिया गया है खंड ग में पाठ्य पुस्तक, यानी यहाँ पे जो गद्यांश है, पद्यांश जो है सो पाठ्य पुस्तक से है। देखिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे ये पद्यांश जो है सो पढ़ना है और प्रश्न जो है सो 19 से 22 का विकल्प जो है सो सही विकल्प कौन सा होगा सो उसका चयन करना है। मुरली ताऊ गोपाल गोपाल ही भावती, सुनी रे सखी जदीप नंदलाल ही, नाना भांति नाचवती, राखित एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जानावती। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों की कवि कौन है? तो यह जो कविता है यह पाठ्य पुस्तक से है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यह कौन सा चैप्टर का है सो आप लोगों को पता होगा, और उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक जो है सो सूरदास हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सूरदास। आगे देखिए फिर प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? यह जो काव्यांश जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है सो वज्र भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 वज्र भाषा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में, किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है? किसे जो है सो एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गोपाल को। अगला है नंदलाल को
कौन नचाता है? नंदलाल को कौन नचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मुरली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में, बोरत तो बोरियों पे निचोड़ते बने नहीं, पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है? तो पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है? पंक्ति में होली त्योहार का वर्णन है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, झहिर झहिर झीनी बूंद है, प्रतिमानों में झहिर झहिर में कौन सा अलंकार है? तो अभी वहां हमने देखा छिप छिप था, तो उसमें क्या था? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ भी देखिए झहिर झहिर जो है सो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार? ऑप्शन 1 पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रकृति का सुकुमार प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? प्रकृति का जो सो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, संध्या के बाद जो कविता है का मूल स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ग्रामीण जीवन का सामाजिक अर्थात। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 ग्रामीण जीवन का सामाजिक अर्थात। बादल को घिरते देखा कि कवि कौन है? बादल को घिरते देखा जो चैप्टर है हिंदी में, तो उसकी कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नागार्जुन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, फिर आगे देखिए दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हाँ, जो आप लोग गद्यांश पढ़िएगा और 28 से 31 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनका सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगानी पर कई पेबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता न था, बाहर कोठरी में मुंशी जी आंधे ओधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। आइए देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई? यहाँ पे जो पंक्ति ली गई है कुछ, तो यह जो है सो किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दोपहर का भोजन। यह जो पंक्ति हम लोगों ने अभी गद्यांश पढ़ा, यह जो है सो कौन सा चैप्टर का है? दोपहर का भोजन से है। आगे फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई? विभाग की क्लर्की जो है सो किनकी छटनी हुई? तो ऑप्शन ए मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। आगे फिर देखिए, आंगन की अलगानी पर कई पेबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, यह यहाँ किसकी साड़ी की बात कही गई है? तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सिद्धेश्वरी की साड़ी की बात की जा रही है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 31 में, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी दोपहर का भोजन की कुछ पंक्तियां लिए गए हैं, तो इनके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अमरकांत। दोपहर का भोजन के लेखक कौन थे? अमरकांत थे। आगे फिर देखिए, जो बुक से प्रश्न दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है और आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया, टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक जो है सो कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 5 साल के बाद पहुंचा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 में, गूंगे को किसने पाला था? गूंगे को जो है सो किसने पाला था? तो उसकी बुआ और फुआ ने पाला था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बुआ और फुआ ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 में, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सत्य शोधक समाज। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 में, उसकी माँ किस विधा की रचना है? उसकी माँ जो चैप्टर है, यह जो है सो किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कहानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
36 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो है सो उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जनसंख्या नियंत्रण, परदेसी भाषा, मत मतांतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? अंडे के छिलके जो है सो किस प्रकार की एकांकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पारिवारिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 में हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए? तो कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 में आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो किस सम्मान से जो है सो मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में अलंकृत किया गया था? तो पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पद्म भूषण। अगला प्रश्न है जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 में आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जो है सो जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? एक प्रकार की जीवनी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी जो है सो जेक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके और जेक बोर्ड 2024 में अच्छा मार्क्स ला सके। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।